मतलब तो कल जहां तक हो गया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो हेडिंग लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो क्या क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी इस ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करने का तरीका जो मैं मेरे तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। बुक का भी डेफिनेशन कैसा होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। लेकिन आप इसको बहुत इजीली कैसे मतलब थिंक करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसकी पहले मेथड समझते हैं, क्योंकि गॉस लॉ जो है ना, गॉस लॉ जो है वो कंप्लीटली उसके थिंकिंग के ऊपर, मतलब थॉट प्रोसेस के ऊपर चलता है, ठीक है। तो उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया है और डायरेक्टली सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया है, ठीक है। तो मैं पहले हमारी मेथड अप्लाई करते हैं, फिर उनका जो सोल्यूशन दिया है वो भी सोल्यूशन का डेरिवेशन में बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपके दिमाग में कभी भी कैसा मतलब थॉट प्रोसेस होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे जानते हैं, देखो बहुत अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन जानते हैं। मान लो ये बलून है, ये क्या है, बलून है। देखो यहाँ पे जो हेडिंग दिया है उसको भूल जाओ, तब तक इसको भूल जाओ, ठीक है। वो क्या बोलना चाहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि क्रॉस होके कितने नंबर ऑफ लाइन जा रहे हैं, इस डिस्क से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होके जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, देखो चार्ज कौन सा है, क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा, चाहे वो बलून के अंदर हो या कहीं पर भी हो ये चार्ज, इस चार्ज का नेचर क्या है, इस चार्ज का नेचर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे जो नंबर ऑफ लाइंस है, कौन से इलेक्ट्रिक लाइंस, वो कितने बाहर निकालते हैं, वो कितने, ये इसकी कैपेसिटी कितनी होती है बाहर निकालने की, तो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस। देखो नंबर ऑफ लाइंस जो बाहर, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एनओएल का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइंस जो मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, कितना निकलता है, तो उसका कितना चार्ज है, क्यू अपॉन अपॉन ई होता है, राइट। बट ये एयर के अंदर है, तो एयर के अंदर ई आर का वैल्यू कितना होता है, ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसा लिखना चाहिए ई आर इन टू ई नॉट लिखना चाहिए, राइट, नॉट, ओके। बट यहाँ पे एयर का वैल्यू कितना होने वाला है, वन। क्यों, क्योंकि एयर है या वैक्यूम है, तो ये बलून है, बलून के अंदर एयर होगी या वैक्यूम होगी, तो क्या लिखना चाहिए, सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहिए, ठीक है। ये इतने नंबर ऑफ लाइंस निकलता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर देखो ये ऐसा स्फीयर है 3D के अंदर, 3D के अंदर कितने चार लाइंस निकल चुका है, ये क्यू लाइन, ठीक है। आपको बताना है इस स्फीयर से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होके जाएंगे, आपको बताना है इस स्फीयर से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होके जाएंगे। सर चार्ट चार्ट का थोड़ा ऑप्शन में लिख लो, मैं मुझे कर दूंगा। ओके, बहुतेक तुम्हाला हिंदी शिकायला जरा प्रॉब्लेम होतो का, ठीक आहे, हा हा, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे। हे बघा, मी पहिल्या परत एकदा सांगतो तुम्हाला, एक जर चार्ज क्यू असेल ना, तर त्या चार्ज मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स जे आहेत ते बाहेर पडतात, ठीक आहे, अशा बाहेर पडतात, कारण का ते पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, ठीक आहे।
तुम्ही मला नंतर सांगा जर मराठी व्यवस्थित असेल तर ठीक आहे, आपण हेच कंटिन्यू करूया. ठीक आहे. ते गडबड होते दिसते मला. अच्छा, पॉझिटिव्ह चार्ज मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर निघतात हे आपण काय सांगितलं होतं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन. पण जर एअर असेल तर ER चा व्हॅल्यू किती असतो? 1. ठीक आहे. म्हणजे क्यू अपॉन एप्सिलॉन इतक्या नंबर ऑफ लाईन्स या चार्ज मधून बाहेर पडणार आहेत. ठीक आहे. आणि ते कसे बाहेर पडतात? आयसोट्रॉपिकली. आयसोट्रॉपिकचा म्हणजे मिनिंग काय असतं की सगळ्या डायरेक्शनने बाहेर पडतात. ओके, सगळ्या डायरेक्शनने बाहेर पडतात. आता मी क्वेश्चन काय विचारलं होतं, जर ह्या चार्जला बलूनच्या आतमध्ये ठेवला असेल, फुग्याच्या आतमध्ये जर ठेवला असेल सेंटरला, तर त्याच्या म्हणजे ह्या बलूनच्या सरफेस मधून क्रॉस करून किती नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर जातील, हा क्वेश्चन होता. ओके 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 ओके, चलो. आन्सर अरे सिंपल आहे ना. आता मला जरा सांगा, जर तुम्ही बलूनच्या आतमध्ये जर लाईट ठेवला असेल, बल्ब लावला असेल, तर बल्ब मधून जे रेस निघतात ना, ते सगळेचे सगळे क्रॉस करून बाहेर निघतील ना. मग किती निघतात त्याच्यातून? क्यू आपण एप्सिलॉन नॉट, मग सगळेचे सगळेच बाहेर जाणार आहेत ना इकडून. ठीक है, असे. ठीक है, शायद समझ में आया होगा आपको अभी. ठीक है, तो आंसर इनफाइनेट नहीं होगा, इनफाइनेट गलत है. अच्छा अच्छा, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, करूया. अच्छा, म्हणजे किती नंबर ऑफ लाईन्स क्रॉस करून जात आहेत? अरे जितक्या इथून निघतील ना तितके सगळे क्रॉस करून जातील ना इकडे, सगळे क्रॉस करून जातील. म्हणजे इथे आन्सर किती असणार आहे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आता मी जर एक क्वेश्चन विचारलं तुम्हाला की समजा समजा त्या क्यू चार्ज मधून जर 100 लाईन्स निघत असतील, हा चार्ज बलूनच्या आतमध्ये ठेवलेला आहे आणि ह्या चार्ज मधून जर 100 लाईन्स बाहेर निघत असतील, ठीक आहे, म्हणजे या चार्ज मधून जर बाहेर येत असतील, तर ह्या सरफेस मधून क्रॉस करून किती नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर येतील? 100. सिंपल आहे ना. मग आता हे बघा, ऍक्च्युली काय होतं, हे क्यू अपॉन एप्सिलॉन बघून आपल्याला भीती वाटते की काहीतरी वेगळंच आहे का काय. नाही, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ही नंबर ऑफ लाईन्स आहेत, एक नंबर आहे तो नंबर. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवून घ्या. हा काय आहे? नंबर आहे. ठीक आहे. मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीने समजायचा प्रयत्न करतो, कारण मी जर डेरिव्हेशन घ्यायला घेतलं ना, तर इंटिग्रेशन वगैरे केलं की परत आपलं डोकं दुखायला स्टार्ट होतं. ठीक आहे, मग ते काय करायचं नाहीये. मग सिंपल कसं करायचं आहे की एखाद्या चार्ज मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर निघतात हे कसं लिहितो आपण? त्याचं चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतकं लक्षात ठेवून घ्या. हा, जर मीडियम चेंज झाली तर काय करणार? तुम्हाला तुमच्या सिलेबस मध्ये जर मीडियम चेंज झाली तर तेवढं टेन्शन घ्यायची गरज नाही, तुम्ही फक्त एअर किंवा व्हॅक्यूम समजून घ्या. ठीक आहे, ओके. आता बघा, आता इथे डिस्क आहे. डिस्क काय? डिस्क मधून सगळ्याचे सगळे लाईन्स क्रॉस करून चालले आहेत का? बघा इकडे चेक करा, ही लाईन जात आहे का? बघा मी ते जरा हे घेतो, बघा इकडे, ही लाईन जात आहे का? नाही. ही लाईन जात आहे का? नाही. म्हणजे सगळेचे सगळे लाईन जात आहेत का? तर आन्सर नाही, सगळेचे सगळे तर जाणार नाहीये. ओके, हा. मग हिथून किती क्रॉस करून चाललेत? हिथून किती क्रॉस करून चाललेत? आता हे आन्सर कसं करायचं? तर सॉलिड अँगलचा आपला कन्सेप्ट वापरायचा. ठीक आहे. अच्छा, तुम्हाला एक लक्षात ठेवून घ्यायसाठी सांगतो की कधी पण बघा, हे जर दिसत असेल ना, इथे डिस्क असेल आणि हे जर बघितलं ना तुम्ही, हा एरिया जर बघितला ना, तर बघा अमूलचं कसं आईस्क्रीम असतं. अमूलचं आईस्क्रीम बोलतोय मी, म्हणजे लोकल आईस्क्रीम नाही. लोकल आईस्क्रीम मध्ये असं भरून दिलेलं असतं तुम्हाला वरती पण. ठीक आहे. आता हे अमूलचं आईस्क्रीम कसं असतं? हे वरती फ्लॅट असतं आणि इकडे पुरा क्रीम भरलेली असते आतमध्ये. ठीक आहे, आणि हे आईस्क्रीम असं असतं. ठीक आहे. आता मी हे विचारणार की तुम्ही खायला कुठून स्टार्ट करणार, तर आपण काय करणार, हे अमूलचं आईस्क्रीम घेणार आहे आणि लोकल वाल्याकडे देणार आहे. ठीक आहे, कुणाकडे देणार आहे? लोकल. लोकल वाल्याकडे दिलं तर तो काय करतो, वरती जे फ्लॅट आहे ना त्याच्यावरती पण भरून देतो. बघा हे तुम्हाला असं दिसणार आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय सांगायचं आहे मला, की जर हे डिस्क मधून जितके नंबर ऑफ लाईन्स निघतील ना, जितके पण नंबर ऑफ लाईन्स, हे बघा इथून येणार, याला क्रॉस करणार आणि जाणार. पण ज्या लाईन्स ह्या डिस्क मधून क्रॉस करतायत त्याच लाईन या स्पिअर मधून पण पास करणार ना. तुम्ही एक लक्षात ठेवून घ्या की या जितक्या नंबर ऑफ लाईन्स या डिस्क मधून पास करतील तितक्याच नंबर ऑफ लाईन्स या स्पिअर मधून पण क्रॉस करतील. कोणता स्पिअर? हा वाला स्पिअर. देखा हे बघा, हा हे बघा, हे ठीक आहे, हा स्पिअर. ठीक आहे, ओके, हे बघा हा स्पिअर या स्पिअर मधून पण पास करतील. म्हणजे इतकं कन्फर्म करून घ्या की जर ह्या डिस्क मधून जर 20 लाईन्स बाहेर पडत असतील, 20 लाईन,
मग ह्याच्यामधून पण किती बाहेर पडणार? 20. ठीक आहे. मग ह्या 20 लाईन्सनाच आपण काय बोलणार? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. म्हणजे किती नंबर ऑफ क्रॉस करून चाललेत लाईन्स, त्या नंबर ऑफ लाईन्सलाच आपण काय बोलतो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बघा डेफिनेशन प्रमाणे नका बघू त्याच्याकडे, फक्त सिंपल लँग्वेज मध्ये बघा की नंबर ऑफ लाईन्स ज्या क्रॉस करून चाललेत त्या नंबर ऑफ लाईन्सलाच आपण काय बोलतो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. काय बोलतो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक आहे. ओके. आता हे सॉल्व्ह कसं करणार? तर तुम्हाला माहिती आहे ना, हे 3D मध्ये आपण माहिती आहे तुम्हाला सॉलिड अँगल किती? बघा ना, याचा आन्सर कोण करू शकतं बघूया आपण. जर हे चार्ज क्यू ठेवलेलं आहे, मला सांगा जर हे चार्ज क्यू मधून नंबर ऑफ लाईन जे चाललेत ना, त्याचं सॉलिड अँगल किती असू शकतं? तुम्ही सांगा. म्हणजे या नंबर ऑफ लाईन्स किती सॉलिड अँगल्स मध्ये चालले आहेत, म्हणजे किती डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत, किती अँगल मध्ये? हा कन्सेप्ट आपण रे ऑप्टिक्स मध्ये पण बघितला होता. नंबर ऑफ लाईन्स, नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ इन्सिडेंट रेज किती अँगल मध्ये जातात? हे आयसोट्रॉपिक आहे ना, हे 2 पाय आन्सर चुकीचं आहे. ठीक आहे. 2 पाय कसं होऊ शकतं? मी तुम्हाला 3D सांगितलं होतं. तर याचा आन्सर आहे 4 पाय. लक्षात ठेवून घ्या किती असणार आहे? 4 पाय. अच्छा, हे कसं समजून घ्यायचं? तर समजून घ्या, सिंपल समजून घ्या की जर तुम्ही घरामध्ये बल्ब लावलात, ठीक आहे, बल्ब मधून जे नंबर ऑफ रेस निघतात ना त्याच्यातून, तर ते आयसोट्रॉपिक असतात. आयसोट्रॉपिकचा मतलब काय असतो की 3D मध्ये निघतात ते. मग 3Dचं टोटल अँगल किती असतं? तर इतके लक्षात ठेवून घ्या, 4 पाय असतं. किती असतं? 4 पाय. चला मग आता हे कसं करायचं बघा. ह्याच्यातून किती पास होत आहेत? तर हे सॉलिड अँगल आपण कन्सिडर करा. ह्या कोन याचा इमॅजिन करा, कोन. ठीक आहे. त्या कोनचा अँगल किती आहे? थीटा. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे की या डिस्क मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स चाललेत हे बघा. हा हेडिंग काय बोलतोय? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. काय बोलतो बघा हेडिंग? एक मिनिट, ह्याच्यामधून मला जरा कॅन्सल होते, आवाज येतोय. ठीक आहे. आता इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क म्हणजे काय बोलतायत की या डिस्क मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स चाललेत हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे. मग नंबर ऑफ लाईन्स बघा कसं करायचं. नंबर ऑफ लाईन्स इज इक्वल्स टू, आता काय करायचं की ह्या चार्ज मधून किती लाईन्स निघतात? तर आपण काय लिहिणार? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इतक्या लाईन्स निघतात. बरोबर आहे. मग त्या किती अँगल मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात? तर तुम्हाला परत डिवाइड करावं लागेल. परत तुम्हाला काय करावं लागेल? हे बघा असं मी करतो. हे बघा, हे इतक्या नंबर ऑफ लाईन्स त्या चार्ज मधून निघतात. बरोबर आहे. मग त्या किती मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात? 4 पाय. राईट. किती मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात? 4 पाय. मग आपल्याला जर ह्या डिस्क मधून काढायचं असेल तर ह्या डिस्कचं सॉलिड अँगल किती असेल हे तुम्हाला फॉर्म्युला मी दिलेला आहे. कोणचं सॉलिड अँगल फॉर्म्युला काय आहे? 2 पाय. 2 पाय इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थीटा. बघा सॉलिड अँगल जर तुम्ही तुमच्या हातात घेतलात ना, तर सगळ्यात बेस्ट वे आहे हा. म्हणजे तुम्ही बुक मध्ये जर याचं डेरिव्हेशन बघितलात ना, तर तुम्हाला दोन ते 1 पेज मध्ये भेटेल. ठीक आहे. म्हणजे 2 पेज वगैरे असतील, तुम्हाला त्याच्यामध्ये इंटिग्रेशन वगैरे करावं लागतं. पण ह्याच्याने 1-2 लाईन मध्ये, दुसऱ्या लाईन मध्ये आन्सर येते बघायचं. किती येते बघा. आता मी तुम्हाला सांगतो. हे आन्सर असेल. काय असेल? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाय इंटू 2 पाय 1 मायनस कॉस थीटा. याच्यामध्ये काही तुम्हाला गडबड होत असेल तर तुम्ही विचारा मला, म्हणजे क्रॉस क्वेश्चन करू शकता तुम्ही. ओके 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 ओके. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. हा, हे बघा मी काय सांगितलं. समजा तुम्हाला आता मॅथमॅटिकली समजून सांगतो की समजा या 4 मिळून जर 100 लाईन्स निघत असतील. किती निघत असतील? 100 लाईन्स. पण ते कशामध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात? 4 पाय अँगल मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतात. कारण का? त्याचं टोटल सॉलिड अँगल जे असतं ना, ते एकाच डायरेक्शनला थोडी ना लाईन सोडतायत. ते सगळ्या डायरेक्शनला सोडतायत. राईट. वर खाली म्हणजे सगळ्या बाजूने. ठीक आहे. आयसोट्रॉपिक बोलतो आपण त्याला. इन टू आपल्याला सॉलिड अँगलने मल्टिप्लाय करायचं असतं. कारण का? हे बघा, या डिस्कचं सॉलिड अँगल काय आहे? तर हे आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे ना, 2 पाय 1 मायनस कॉस थीटा. ठीक आहे. हे असतं. तर इज दिस फॉर्म्युला ओनली युजफुल फॉर डिस्क? नाही 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 नाही. हा फॉर्म्युला तुम्ही कुठे पण अप्लाय करू शकता. तुम्हाला दाखवतो ना मी. तुम्हाला परत भरपूर एक्झाम्पल्स घेणार आहे. आपण भरपूर डेरिव्हेशन करणार आहे. मी बघा अजून गॉस लॉ जो आहे ना, त्याला मी अजून टच पण नाही केलंय. तरी पण तुम्ही कॉमन सेन्सने कसं वर्कआउट करू शकता, आणि तुम्हाला नंतर कॉमन सेन्सने जर तुम्ही केलं ना, तरच तुम्हाला ते युजफुल राहणार आहे. कारण का? प्रत्येक गोष्ट लक्षात राहत नाही आपल्या. ठीक आहे. प्रत्येक गोष्ट लक्षात राहत नाही. यासाठी सॉलिड अँगलने वर्कआउट करायचं असतं याचं. ठीक आहे. ओके. आता बघा याचा आन्सर काय येईल. याचा आन्सर काय येईल बघा.
याचा आन्सर इक्वल्स टू आता बघा हे इथे 2 पाय/4 पाय आहे ना, मग याचा आन्सर किती असेल तर क्यू डिवायडेड बाय तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता ना. 2 पाय डिवाइड बाय 4 पाय किती असेल 2 असेल ना, तर 2 एप्सिलॉन नॉट असेल राईट. ओके इन टू ब्रॅकेट मध्ये लिहा 1 मायनस कॉस थीटा. ठीक आहे कॉस थीटा. ओके काय मेसेज आलेला आहे का? ओके 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 ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. हा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 मायनस कॉस थीटा. समजा समजा ह्याच्यामध्ये तुम्ही थोडे इमॅजिन करा ही डिस्क कशी ठेवली आहे माहिती आहे का? वायझेड प्लेन मध्ये ठेवलेली आहे. कशी ठेवलेली आहे? वायझेड प्लेन मध्ये डिस्क. ठीक आहे. आणि ही जी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ना ही अशी एक्स ऍक्सिस मध्ये चाललेली आहे. ठीक आहे. मग याचं रेडियस काहीतरी असेल ना डिस्कचं म्हणजे आपण एक काम करतो याला आर घेऊया. रेडियस किती घेऊया? आर घेऊया. ठीक आहे. अच्छा हे बघा हे ट्रायंगल झालं ना. हे बघा हे ट्रायंगल झालं बघा असं. ही लाईन आणि ही लाईन म्हणजे काय झालं ट्रायंगल. आता मला जरा सांगा कॉस थिटा या ट्रायंगल मध्ये घेऊ शकतो ना 90 डिग्री आहे बघा इथे. मग कॉस थिटा काय असतं ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेन्यूज असतं ना कॉस थिटा. तर तुम्ही आता इथं असं लिहू शकता का बघा इक्वल्स टू असं लिहायचं का क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रॅकेट मध्ये 1 मायनस आता तुम्ही कॉस थिटा काय लिहू शकता आर ते बघा इथे आर अपॉन असं लिहू शकता ना. हे बघा स्क्वेअर रूट मध्ये मी डायरेक्टली रूट लिखतो इथे रूट लिहितो. ठीक आहे रूट मध्ये काय असणार हे बघा ना किती आहे हे कॅपिटल आर याला घ्या याला कॅपिटल आर घ्या. ठीक आहे कॅपिटल आर आणि याला घ्या आर. ठीक आहे. ओके मग तुम्ही इथे काय लिहिणार अंडर रूट मध्ये काय लिहिणार आर स्क्वेअर प्लस कॅपिटल आर स्क्वेअर. ठीक आहे. ओके याला पण ब्रॅकेट मध्ये कम्प्लीट करू शकतो तुम्ही याला असं इथे कम्प्लीट करू. ठीक आहे. ओके याच्यामध्ये काही डाऊट? याला आपण फ्लक्स मध्ये फ्लक्स लिहितो. ठीक आहे. ओके आता मी इथे प्रत्येक गोष्टी इथे लिहायला थोडा प्रॉब्लेम होतो त्यामुळे तुम्ही बघा ना किती किती लाईन्स मध्ये आन्सर झालेला आहे. आपण कुठे इंटिग्रेशन मध्ये काय केलं इकडे काहीच नाही केलेलं आहे. परत सांगा सर लास्ट स्टेप. ओके 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 लास्ट स्टेप काय आहे की समजा आता हे तर समजलंय ना तुम्हाला. हे बघा मी सगळ्यात फॉर्मॅट बेस्ट फॉर्मॅट काय आहे बघा किती नंबर ऑफ लाईन्स निघतात हे लिहिलं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अच्छा किती अँगल मध्ये निघतात अपॉन 4 पाय मध्ये इन टू हे सॉलिड अँगल आहे ना 4 पाय काय सॉलिड अँगल. मग आपल्याला जितक्या अँगल मधून चाललेलं आहे त्या सॉलिड अँगलने मल्टिप्लाय करायचं कारण का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नंबर ऑफ लाईन्स आहे डिवाइड बाय सॉलिड अँगल. आता इंटू सॉलिड अँगल केलं तर सॉलिड अँगल इंटू सॉलिड अँगल कॅन्सल आउट होऊन जाईल म्हणजे फक्त काय राहतं नंबर ऑफ लाईन्स. ठीक आहे. मग नंबर ऑफ लाईन्स म्हणजेच काय फ्लक्स. ठीक आहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आता क्यू अपॉन एप्सिलॉन ही नंबर ऑफ लाईन्स आहेत डिवाइडेड बाय 4 पाय इंटू हे 2 पाय 1 मायनस कॉस थिटा. मग याच्यामध्ये काय करायचं हे बघा ना हे डिवाइड बाय 4 पाय आहे राईट आणि हे 2 पाय मल्टिप्लाय मध्ये आहे. मग 2 पाय झालं तर काय असणार 2 येणार ना. मग क्यू अपॉन एप्सिलॉन ब्रॅकेट मध्ये 1 मायनस कॉस थिटा. आता कॉस थिटा बघा ना इथे हे आर आहे हे डिस्टन्स किती आहे आर आहे स्मॉल आर राईट आणि हे डिस्टन्स किती आहे कॅपिटल आर राईट. मग तुम्ही कॉस थिटाला काय लिहा हे किती असणार आहे हे किती असणार आहे पायथागोरस अप्लाय करा ना. ही कॅपिटल आर आहे. ठीक आहे लक्षात ठेवून घ्या. हे बघा ही जी साईड आहे ना ही कॅपिटल आर आहे आणि ही स्मॉल आर आहे. मग ही अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस so here in triangle r not touches its circumference then how we can take it. अच्छा 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 एक मिनिट ओके ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड. क्वेश्चन काय आहे बघा क्वेश्चन ते म्हणतात की हा स्मॉल आर तर याला टच होतोय असं बोलतात ना ते काय म्हणतात एक मिनिट मला जर चेक करू द्या. तर हिअर इन ट्रायंगल आर नॉट टचेस इट्स सर्कमफरन्स देन हाऊ वी कॅन टेक कोणता सर्कमफरन्स बोलायचा आहे म्हणजे मला नाही समजलं की कोणता सर्कमफरन्स बोलायचं तुम्हाला म्हणजे डिस्कचा सर्कमफरन्स की स्पियरचा सर्कमफरन्स. स्पियर ओके ओके ओके
कोणता आर टच करत नाहीये बघा, बघा लक्षात ठेवून घ्या. मी असं नाही बोलत आहे की हा जो आर आहे ना, हा आर इथपर्यंत घ्या. तुम्ही काय करा, हा आर जो आहे ना, हा आर, हा, अरे हा एक लक्षात ठेवून घ्या. आता मी डायग्राम साईडला काढून दिल्यानंतर तुम्हाला कशी दिसणार आहे बघा. ही डायग्राम अशी दिसू शकते का बघा. हे बघा, हे डिस्क आहे. हे काय आहे, डिस्क आहे. हे वायझर प्लेन मध्ये आहे असं इमॅजिन करा. ठीक आहे. आणि तुम्हाला काय करायचं आहे की ह्याच्या सेंटर पासून इकडे घ्यायचं आहे. राईट. हे काय आहे तुमचं स्मॉल आर. ठीक आहे. आता 3D मध्ये तुम्ही इमॅजिन करा ना की हे असं असणार आहे. राईट. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये हे बघा, ह्या सेंटर पासून हे घ्या. ठीक आहे. भरपूर काही डाऊट्स असतील तुमच्या मनामध्ये, विचारून घ्या. म्हणजे सगळं क्लिअर इथेच करून घ्या, कारण आपल्याला परत कॉमन सेन्सनेच आन्सर काढायचा आहे. ठीक आहे. हे आर आणि हे स्मॉल आर. ठीक आहे. आता हे किती असणार, हा ट्रायंगल झाला ना. हाच बघा, मी हेच बोलतोय इथे. हा डिस्क आहे याचं. हा, हे इथपर्यंत नका घेऊ, ह्याच्या डिस्क पर्यंत घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही, डिस्क पर्यंत घ्या. ठीक आहे. हा, मग हे किती असणार आहे, √r² प्लस कॅपिटल R². ओके. तुमचा डाऊट क्लिअर आहे का, की अजून काही म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन करायचं आहे? ऍक्च्युली हा जो कन्सेप्ट आहे ना, सिमेट्रिकली आपण ट्राय करतोय, सिमेट्रिकली. ठीक आहे. सिमेट्रिकली हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करतोय. अजून काही डाऊट असतील तर विचारून घ्या. परत एकदा मी सांगेन तुम्हाला, थिअरॉटिकली लक्षात ठेवून घ्या कसं करायचं आहे. एका चार्ज मधून किती, अच्छा एक मिनिट, क्वेश्चन परत आलेला आहे, काय बोलताय. ओके ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. हे बघा कसं सॉल्व्ह करायचं आहे बघा. हा, मी का परत परत सांगतोय, कारण हाच कन्सेप्ट तुम्हाला पुढच्या सगळ्या एक्झाम्पल्स अप्लाय करायचा आहे. ठीक आहे. त्यामुळे लक्षात ठेवून घ्या कसं अप्लाय करायचं, की एक चार्ज दिला असेल तर त्या चार्ज मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स निघतात, आणि त्या लाईन्स आयसोट्रॉपिक असतात. आयसोट्रॉपिक म्हणजे सगळ्या डायरेक्शनला असतात. मग सगळ्या डायरेक्शनला असेल तर त्याचं सॉलिड अँगल जे असतं ना, ते 4π कधी पण घ्या. आणि ऍक्च्युअली मी तुम्हाला सांगू का, की 4π हे सॉलिड अँगल कोणाचं आहे माहिती आहे का, स्पिअरचं असतं. ठीक आहे. स्पिअरचं असतं, लक्षात ठेवून घ्या. स्पिअरचं का असतं, कारण स्पिअरचं जे सॉलिड अँगल ना, हे बघा, हे लाईन जे आहेत ना, ते स्पेरिकली सगळ्या डायरेक्शनला जातात. ठीक आहे. यासाठी 4π घ्यायचं. म्हणजे काय करतो, की नंबर ऑफ लाईन जे निघतात ते किती अँगल्स मध्ये डिस्ट्रीब्युट होतात, तर 4π अँगल्स मध्ये. बरं, आपल्याला सगळ्यांचा काढायचा आहे का, नाही. तर आपल्याला कोणाचा काढायचा आहे, फक्त ह्या डिस्कचं काढायचं आहे. राईट. मग ह्या डिस्कचं सॉलिड अँगल किती असतं, तर 2π इन ब्रॅकेट 1 - cos θ. या सॉलिड अँगलने जर याला मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला याच्यामधून म्हणजे इथून किती नंबर ऑफ लाईन चाललेत हे तुम्हाला मिळतं. ठीक आहे. म्हणजे Q/2ε0 इन ब्रॅकेट 1 - cos θ. अच्छा, cos θ ला ह्या ट्रायंगल मध्ये तुम्ही काय लिहिणार, अरे हे बघा ना, सिंपल आहे. हे जर θ आहे, हे जर θ आहे, मला जरा सांगा cos लिहिणार कसं तुम्ही, ऍडजस्टमेंट अपॉन हायपोटेन्यूज होतं. मग हे ना आर, हे बघा, हे असं असणार ना, आर अपॉन √r² प्लस कॅपिटल R². तर हेच लिहिले मी इकडे, हेच लिहिलंय, रूट लिहिले ना, हे आरटीचा मतलब काय, रूट, स्क्वेअर रूट. ठीक आहे. आणि हेच त्याचं सोल्युशन आहे, हेच त्याचं सोल्युशन आहे, हेच त्याचं सोल्युशन आहे. ओके. तुम्ही मी असं क्वेश्चन तुम्हाला विचारलं नव्हतं स्टार्टिंगला, की तुम्ही फक्त डायरेक्टली तुम्ही सांगितलं की Q/ε, म्हणजे सगळ्यांचं तर आन्सर नव्हतं. पण मी तुम्हाला एक क्वेश्चन काय विचारलं होतं स्टार्टिंगला, की क्यू मधून जर इतक्या नंबर ऑफ लाईन चालले म्हणजे Q/ε, मग ह्या स्पिअर मधून किती पास होतील, तर सगळेच पास होतील. मग डायरेक्टली आन्सर केले तुम्ही Q/ε, बरोबर आहे ना. आता जर तुम्हाला ह्या स्पिअर मधून मॅथमॅटिकली करायचं आहे ना, तर तुम्ही मॅथमॅटिकली कसं करणार, Q/ε इतक्या नंबर ऑफ लाईन चाललेत, डिवाइड बाय 4π त्या सॉलिड अँगल मधून चाललेत. अच्छा, स्पिअरचं सॉलिड अँगल किती असतं, स्पिअरचं 4π. मग इथे तुम्ही काय करणार, इथे काय करणार बघा, लक्षात ठेवून घ्या ना, इथे इथे θ किती असेल, हा θ स्पिअर बनण्यासाठी बघा ना किती असणार आहे, हा इथपर्यंत गेला म्हणजे हा इथपर्यंत जाणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे मला एक सांगा, त्या कोन पासून जर मला स्पिअर बनायचा आहे तर θ किती घ्यावं लागेल, या कोनला जर मला स्पिअर बनवायचा आहे तर मला θ किती घ्यावं लागेल. ओके 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 ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. तर सगळे बोलतायत की 2π म्हणजे किती, 360 झालं आणि 180. ठीक आहे. ओके. अरे कोनचा कन्सेप्ट तुम्हाला मी सांगितलं होतं ना ऑप्टिक्स मध्ये. अरे हे θ असेल तर हे पण θ असणार आहे, राईट. मग तुम्हाला मला जरा सांगा, हे जितकं वाढेल ना,
तितकंच हे पण वाढणार. मग हे बघा, थिटा इथून घ्यायचा असतो, राईट? मग तुम्ही थिटा इथे संपवलं ना, इथे संपलं ना, म्हणजे किती झाले 180. मग हे पण वाढणारच ना तितकंच. म्हणजे जर तुम्हाला स्पेअर बनवायचं आहे तर तुम्हाला थिटा किती घ्यावं लागेल? 180. ज्याने कोणी 180 आन्सर बोलले ते आन्सर करेक्ट आहे. 2 पाय नसणार आहे, 180 असणार आहे. पाय असेल पाय. अरे थीटा म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, जितकं हे अँगल इकडे वाढतं तितकंच अँगल इकडे पण वाढणार ना. त्यामुळे याला जर तुम्हाला स्पेअर बनवायचं आहे तर हे बघा ना, हे जर थीटा 180 असेल तर हे पण तितकंच वाढेल ना. म्हणजेच तुम्हाला थीटा किती घ्यावा लागेल? 180. मग बघा ना इथे जर तुम्ही इथे अप्लाय केला, किती अप्लाय केला? कॉस 180. कॉस 180 किती असतं? -1. -1 इंटू -1 +1 म्हणजे 1 + 1 2. आता 2 इंटू 2 पाय 4 पाय. बघा 4 पाय ने 4 पाय कॅन्सल. म्हणजे आन्सर किती येते? Q/ε0. म्हणजे याचा अर्थ काय की ह्या स्पिअर, ह्या चार्ज मधून जितके नंबर ऑफ लाईन्स निघतात ते ह्या स्पिअर मधून जितके निघतील तितकेच बाहेर जातात. ठीक आहे. ओके 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 ठीक आहे. ठीक आहे. आता मी एक काम करतो, याचा आन्सर किती आलेला आहे बघा, लिहून ठेवा तुम्ही, जरा लिहून घ्या किती आहे बघा. आन्सर याचा आलेला आहे Q/2ε0 इन ब्रॅकेट 1 मायनस आर आर √r² प्लस कॅपिटल आर स्क्वेअर. ठीक आहे. इतकं लिहून ठेवा किंवा याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. ठीक आहे. चला मी तुम्हाला ना ऍक्च्युअल मध्ये कॅल्क्युलेशन करून म्हणजे इंटिग्रेशन वगैरे करून कसं सॉल्व्ह करतात हे पण दाखवलं तुम्हाला. हे बघा त्याच्यामध्ये तिथे बघा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्क्युलर डिस्क ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. मी जो कन्सेप्ट सांगितलाय तुम्हाला, हा कन्सेप्ट कुठे पण नाही. हे ऍक्च्युली मला असं वाटतंय की एका एका चार्जमधून इतके नंबर ऑफ लाईन्स असतील ना, तर आपण सॉलिड अँगलने ते आन्सर खूप सिंपल पद्धतीने सॉल्व्ह करतो. बघा तिथे 1-2 लाईन मध्ये आन्सर आलं होतं. आणि हे जे मी त्यात लिहिलेलं आहे ना, इथे जे आहे ना, हे आन्सर कम्प्लीट नाही आहे. अजून तुम्हाला हे करावं लागणार आहे, सॉल्व्ह करावं लागणार आहे. आणि हे सॉल्व्ह केल्यानंतर ते आन्सर येतं. बघा इथे ते कसं करायचं असं माहिती आहे का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्क्युलर डिस्क ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. बघा मी हे डेरिव्हेशन करा असं म्हणत नाही मी तुम्हाला, पण असं पण करू शकता तुम्ही. ठीक आहे. तर ह्या चार्ज मधून नंबर ऑफ लाईन्स जर निघतील तर आता काय करतात, तिथे डिस्क ठेवलेलं असतं. मग प्रत्येक डिस्क मधून जी इलेक्ट्रिक फील्डची लाईन्स असते ना, हे बघा, हे बघा, ही अशी निघते ना, अशी बघा इकडे, ही अशी दिलेली आहे. ठीक आहे. मग हा जर डिस्क असेल तर त्याचा एरिया कसा असेल? हॉरिझॉन्टल असेल. एरिया कसा असेल? हॉरिझॉन्टल. आणि इलेक्ट्रिक फील्ड त्याच्यासोबत काहीतरी अँगल बनवते, राईट? हा. आता प्रॉब्लेम काय आहे, तिथे तुम्ही पुरा डिस्कला कन्सिडर नाही करू शकत. कारण का? तुम्हाला इलेमेंट घ्यावा लागेल. इलेमेंट काय घ्यावा लागतो? कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डिस्टन्सला सेम असेल का? नाही. कारण का? हे बघा ना, हे डिस्टन्स जर वाढलं ना, हे डिस्टन्स वाढलं तर ऑटोमॅटिकली हे डिस्टन्स पण वाढेल. म्हणजे जर तुमचं हे बघा ना, हे जर थीटा आहे तर थीटाचा समोरचा जे अँगल आहे ना, जी समोरची साईड आहे ती जर वाढली ना तर ऑटोमॅटिकली हायपोटेन्यूजची पण साईड काय असेल? वाढेल. आणि जर साईड वाढली ना तर ऑटोमॅटिकली इलेक्ट्रिक फील्डचा व्हॅल्यू पण चेंज होत जाईल. त्यामुळे तुम्हाला इथे काय करावं लागणार आहे? इलेमेंट. आणि ही आन्सर इलेमेंट घेऊन तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागेल. हे आन्सर इलेमेंट घेऊन सॉल्व्ह करावं लागेल. कसं सॉल्व्ह करावं लागेल? तुम्हाला रिंग घ्यावी लागेल. मग रिंगचं काय करावं लागेल? त्याचा एरिया. आता रिंगचा एरिया किती असेल हे तुम्हाला कन्सेप्ट झालेला आहे. हे एक्स घ्या आणि हे डीएक्स, एक्स पे जाके डीएक्स असं घेतो ना आपण. मग त्याचं टोटल लेंथ किती असेल? लेंथ म्हणजे सर्कम्फरन्स किती असेल? 2πx. अच्छा. आणि त्याचं डेप्थ किती असेल म्हणजे विड्थ डीएक्स असेल म्हणजे 2πx इंटू डीएक्स. हे त्याचं काय झालं? एरिया. अच्छा. ह्या एरियामधून किती नंबर ऑफ लाईन्स पास होतात? कोणत्या एरियामधून? ह्या रिंगच्या एरियामधून. एक मिनिट एक मिनिट. कोणी दुसऱ्या नावाने परत आलेलं आहे का? असं कोण नाही ना?
ठीक है। तो ये क्या करना है, इसको रिंग लेना है, रिंग का एरिया 2πx इंटू डी एक्स। तो इस रिंग का एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइन जा रहे हैं, तो इसे क्या करना होगा, d5। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ई डॉट एरिया, राइट। तो ई डॉट डी एस। हेलो सर। हाँ सर बोलो। वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। थानोस करके है, थानोस करके कोई है सर, है देखो। क्या नाम, नाम क्या है बताओ मुझे जरा। THANOS, टी से स्टार्ट होता है ना, नीचे जाओ मिलेगा। टी टी से है क्या? हाँ 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 हाँ। वो है सर। ठीक है ठीक है। ओके। देखो भाई, डिस्टरबेंस रहेगा तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर अब कहानी अधूरी रह जाती है। ठीक है, चलो। ये मैं ये बोल रहा था कि इंटीग्रेशन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको एलिमेंट ले लो रिंग का। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस कॉस्ट होता है ना, क्योंकि ई डॉट डी एस होता है, राइट। और डीएस किसका है, रिंग का है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप कैसे लिखोगे कि क्यू, देखो चार्ज कौन सा है, क्यू। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो, ये जो रिंग का डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट पे चेक करो, ये वाइजेड प्लेन में रखा है, वाइजेड प्लेन में। ठीक है, तो इस रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। ठीक है, ओके। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, राइट। तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा डीएस कितना है, 2πx इंटू डी एक्स, 2πx इंटू डी एक्स अपॉन ये देखो इनटू, सॉरी इनटू कॉस थीटा। कॉस का क्या है, एल अपॉन ये ना, एडजेसेंट अपॉन ये। तो क्या होगा, एल अपॉन दिस। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद इतना आ जाता है, राइट। ये सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये पावर कितना है, 1, 1 इंटू 1 रेस टू 1/2, तो 1 + 1/2 3/2। ठीक है, ओके। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। पूरा फ्लक्स निकालना है तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देखो ये 0 से स्टार्ट करेगा और खत्म कहां पे होगा, आर तक, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस है। तो ये खत्म कहां पे करे, 0 से लेकर आर तक। ठीक है, तो 0 से लेकर आर तक। तो इसको सॉल्व करो आप कैसे सॉल्व करना है ये भी बता देता हूँ चाहे तो। एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो। ठीक है, टी स्क्वायर मान लो। ये कहानी हम लोगों ने ऑलरेडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो वैसे भी आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, बट ये सब कुछ करना नहीं पड़ता है अगर आपको सॉलिड एंगल अच्छी तरह से पता है। सॉलिड एंगल से ये सब कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। ओके, इसके बाद क्या करना है, देखो इसका फॉर्मूला याद रखो, क्यू अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस क्या आया था आंसर, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आया था, राइट। ओके, अब मैं एक काम करने वाला हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे। दूसरा दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है क्यू, एक पॉइंट चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, अच्छा ये पाइप ऐसे इमेजिन करो, पाइप जैसे होता है ना वैसे इमेजिन करो। तो ये टोटल डिस्टेंस है कितना, एल, टोटल डिस्टेंस है कितना, एल। अच्छा, तो एक हो गया कर्व्ड सरफेस, दो हो गए डिस्क, एक देखो राइट साइड की तरफ है और एक लेफ्ट साइड की तरफ है। ठीक है, आप देखो इसको, इस डेरिवेशन को देखो, क्या कितना मतलब सिंपल है। देखो डेरिवेशन देख के आपको लगता है क्या इजीली सॉल्व होने वाला है, नहीं सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके आंसर की तरफ देखो, आंसर की तरफ। ठीक है, ये सब कुछ करने नहीं पड़ता है आप लोगों को, ये कुछ सब कुछ करना नहीं पड़ता है। मेरा ट्रिक से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपका थोड़ा दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सिंपल। ओके, डेटा 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 बघून घ्या त्याचा, डेटा किती आहे बघा, ह्याचा लेंथ किती आहे एल। ठीक आहे, याचा रेडियस किती आहे आर. ठीक आहे, आणि हे चार्ज किती आहे क्यू. त्यांनी क्वेश्चन काय विचारलंय माहितीये का, की ह्या चार्ज मधून जितके नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर निघतील
ते त्या कर्ड सरफेस मधून किती जातील, कर्ड सरफेस मधून. त्यांना ह्या सरफेस मधून किती जातील हे नाही काढायचं आहे, ठीक आहे. या सरफेस मधून किती जातील हे नाही काढायचं आहे. त्यांना किती काढायचं, कोणतं काढायचं आहे की त्या कर्ड सरफेस मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर जातील. मग आपण काय करायचं आहे, ओके. हे बघा याच्यामध्ये आपल्याला कर्ड सरफेस मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स निघतील हे काढायचं, म्हणजे त्यालाच आपण काय बोलतो, फ्लक्स बोलतो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक आहे. आता हे कसं विचार करायचं बघा, डेटा मी तुम्हाला दिलेला आहे. डेटा काय काय दिलेला आहे बघा याच्यामध्ये. हे तुम्ही स्क्रीनशॉट पेपर घेऊन ठेवा, म्हणजे दुसरं मी एक्झाम्पल घेतोय. ठीक आहे. हे बघा इथे पाईप दिलेले आहे, राईट. इकडे एक राईट साईडला आपण घेऊया. हे बघा असं दिलेलं आहे, राईट. हा, आता किती इंटिग्रेशन वगैरे केलेलं आहे ते इंटिग्रेशन करायची गरज नाही आपल्याला. डायरेक्टली आन्सर कसं सॉल्व्ह करायचं बघा, हे असं. ठीक आहे, हे असं घ्या. थोडंसं अडजस्टेबल करून घ्या, म्हणजे समजेल तुम्हाला नक्की मी काय करतोय. ठीक आहे, थोडं ऍडजस्ट करा त्याच्यामध्ये. लाईन असं टच आहे असं इमॅजिन करा. ठीक आहे, ओके. आणि चार्जला कुठे ठेवलेला आहे, सेंटरला. कुठे ठेवलेला आहे, सेंटरला. ठीक आहे. आता हे चार्ज किती आहे, क्यू. तुम्हाला माहिती आहे हे लेंथ किती दिलं होतं त्यांनी, आपल्याला माहित असेल तर तुम्हाला ह्याचं लेंथ दिलं होतं त्यांनी, एल दिलं होतं, राईट. मग जर मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की ही डिस्टन्स किती असेल तर तुम्ही काय बोलणार, L/2 बोलणार, राईट. मग ही डिस्टन्स आपण किती लिहिणार आहे, ते L/2 हे लिहिणार, बरोबर आहे. ओके. मग हे डिस्टन्स किती असणार आहे, हे डिस्टन्स पण L/2 असणार आहे, राईट. ओके. आणि त्याची रेडियस जी आहे ना, रेडियस, हे रेडियस त्यांनी दिलेलं आहे. रेडियस आर दिलेलं आहे, राईट. आर. ओके. आता हा क्वेश्चन सॉल्व्ह कसा करायचा बघा. त्याला मी हिंट देतो तुम्हाला. तुम्ही थोडं विचार करायच्यावरती कसं सॉल्व्ह करू शकतो आपण. सॉलिड अँगल आणि डिस्कला जर तुम्ही कन्सिडर केलात तर, म्हणजे एक थेरॉटिकली कन्सेप्ट कसा विचार करू शकता तुम्ही, म्हणजे कुणाचं म्हणजे हिंट म्हणजे तुम्ही देऊ शकत असेल तर चांगली गोष्ट आहे. कसं आपण विचार करू शकतो, जर आपल्याला कर्व म्हणून काढायचा, जो कन्सेप्ट मी डिस्कसाठी वापरला होता तोच कन्सेप्ट अप्लाय करायचा आहे, पण कसं करू शकतो. ओके, शिंदे क्या बोल रहा है, स्पीयर एंड टू डिस्क. स्पीयर बोलना सही है क्या, नहीं. अच्छा, रितेश पाटिल का कहना है टू डिस्क ऑफ एंड. हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट. ओके ओके, डिस्क एट एंड्स. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एटलीस्ट इतना तो चल रहा है दिमाग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब काय करायचं आहे, काय करायचं बघा. टू सॉलिड्स एंगल्स ऑफ टू डिस्क, कन्सिडर लाईक कोन अँड सर्कल. ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. आपण आता ठीक आहे, म्हणजे तितकं जर तुम्ही म्हणजे स्वतःहून अप्लाय करायला पाहिजे, राईट. कारण मी तुम्हाला ही कन्सेप्ट बुकचा कन्सेप्ट नाही सांगत आहे, ऍक्च्युली आपण डेव्हलप केलेला हा कन्सेप्ट आहे, राईट.
आपल्याला डेरिव्हेशन वगैरे म्हणजे इंटिग्रेशन वगैरे नाही करायचं आहे, ठीक आहे. ते केलं की परत आपल्याला डोकंदुखी होतं, राईट. त्यासाठी आपण काय करायचं आहे, असं कन्सिडर करूया की हे एक डिस्क आहे असं कन्सिडर करूया आणि इकडे एक डिस्क आहे असं कन्सिडर करूया, ठीक आहे. हे असं उलट नाही, असं उलट होणार ना, हे असं होणार, राईट. ओके, हे असं आहे, असं कन्सिडर करून चालूया, ठीक आहे. आता पहिला कन्सेप्ट काय आहे की या चार्ज मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स निघतील हे पहिला कन्सिडर करूया. टू डिस्क अँड सरफेस ऑफ सिलेंडर. ओके 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 ओके, ठीक आहे ठीक आहे. आता इथे बघा, या चार्ज मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स निघतील, तर डोळे बंद करायचे आणि काय लिहायचंय तुम्हाला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतकी नंबर ऑफ लाईन्स निघतील. कारण का नॉर्मली तुम्हाला जे एक्झाम्पल्स असतात ना त्याच्यामध्ये एअर किंवा ऍक्युमस दिलं असतं त्यांनी, ठीक आहे. तर डोळे झाकून लिहायचं तिकडे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक आहे. इतके नंबर ऑफ लाईन्स निघतील, राईट. ओके, पण ते किती अँगल्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतील, तर ते काय, हा चार्ज तुम्ही सिलेंडरच्या सेंटरला ठेवलेला आहे, सिलेंडरच्या सेंटरला ठेवलाय. मग तो चार्ज काय बघणार आहे का, माझ्या साईडला कोण आहे, की स्पिअर आहे, सिलेंडर आहे, की बलून आहे, की कोण आहे, तर त्याला काही माहित नसतं. तो फक्त काय करतो की आपल्या मधून जितकी पॉसिबिलिटी आहे, म्हणजे जितक्या नंबर ऑफ लाईन्स काढू शकतो तितक्या तो सगळ्या डायरेक्शनला काढतो. असं नाहीये वरती. अरे बाळांनो, डिस्टर्ब नका करू, ते लेक्चर डिस्कंटिन्यू होईल. असं काही डिस्टर्ब करू नका, ठीक आहे. तुमच्यामुळे प्रत्येक किती लोकांचे टाइम वेस्ट चाललाय तिकडे. सर कौन आया अभी? फिर से कोरोना वायरस आया देखो सर. वो नीचे नहीं आता है कोरोना, नहीं गया सर, गया वो सर. मैसेज में डाला है, देखो सर, मैसेज आया उसका. ओके, ठीक है ठीक है. टोटल नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर किती निघतात, तर क्यू आपण एप्सिलॉन, आणि किती अँगल मध्ये, सॉलिड अँगल मध्ये, राईट. मग आपण काय करणार इथे, सॉलिड अँगल किती असणार आहे त्याचं, 4 पाय. मग आपण इथे लिहून घ्या किती, 4 पाय, राईट. अच्छा, मग हे टोटल नंबर ऑफ लाईन्स निघतील कुठून, या चार्ज मधून. मग आपल्याला काय करावं लागेल की फक्त आपल्याला कर्ड सरफेस मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स जातात हे काढायचं आहे, ठीक आहे. टोटल किती आहे, इतकं आहे. मग ह्या डिस्क मधून आणि या डिस्क मधून जाणारी लाईन्स काय करणार आपण, म्हणजे मायनस करणार तिथून. मग मायनस करायचं असेल तर हे अँगल किती घेऊया आपण, थीटा. कारण का, हे रेडियस जर आर असेल तर हे पण अँगल किती असणार आहे, बघा ना, हे पण रेडियस आरच आहे ना, मग त्याचा आर्क पण सेम आहे, त्याचा अँगल किती असेल, सेम असेल. आता सांगा, ह्या एका डिस्क मधून किती नंबर ऑफ लाईन्स बाहेर जातात, तर आपल्याला फॉर्म्युला आहे ना तुमच्याकडे, फॉर्म्युला काय सांगितला होता, इज इक्वल्स टू, काय लिहिणार या अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन, काय लिहिणार, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रॅकेट 1 मायनस हे आहे ना L/2 असेल, राईट. कारण आपल्याला तिथे स्मॉल आर होतं, राईट. L/2 ब्रॅकेट मध्ये L/2 स्क्वेअर रूट असेल ना, रूट मध्ये लिहितो आपण, रूट इन ब्रॅकेट, हे काय होईल, L स्क्वेअर अरे जितके नंबर ऑफ लाईन्स ह्या चार्ज मधून निघतील त्या किती आहेत, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाय. एक मिनिट. हे बघा, टोटल नंबर ऑफ लाईन्स किती निघतात, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राईट. मग ह्या डिस्क मधून जाणाऱ्या लाईन्स आपल्याला पाहिजे आहेत का, नाही. या डिस्क मधून जाणाऱ्या लाईन्स पाहिजे आहेत का, नाही. आपल्याला कर्ड सरफेस मधून जाणाऱ्या पाहिजे आहेत ना. पण आपण ऑलरेडी एक फॉर्म्युला काढलेला आहे ना, काय काढलेला आहे की तो जो लास्ट डिस्क साठी वापरला होता फॉर्म्युला, काय डिस्क साठी, की ह्या चार्ज मधून निघालेल्या लाईन्स या डिस्क मधून किती बाहेर निघतील, ठीक आहे. हे आपण कसं काढलेलं आहे, तिथे फॉर्म्युला होता क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रॅकेट 1 मायनस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस कॅपिटल आर स्क्वेअर. आता तिथे स्मॉल आर जिथे होता ना, स्मॉल आर, त्या स्मॉल आरच्या ठिकाणी तुम्हाला इथे काय पुट करायचं आहे, L/2 पुट करायचं आहे. किती पुट करायचं आहे, L/2, ठीक आहे. अच्छा, मग ह्या डिस्क मधून जितके नंबर ऑफ लाईन्स निघतील ना तितक्याच नंबर ऑफ लाईन्स या डिस्क मधून पण निघणार. म्हणजे जे काही फॉर्म्युला आहे ना त्या फॉर्म्युला मी इंटू 2 मल्टिप्लाय करायचं. कारण का, समजा एक्झाम्पल सांगतो, जर ह्याच्यातून 100 लाईन्स निघल्या, 100 लाईन्स, तर या डिस्क मधून जर समजा 20 लाईन्स निघत असतील, 20 लाईन्स. बघा मी काय क्वेश्चन विचारतोय की समजा या क्यू मधून जर 100 लाईन्स निघत असतील
आणि ह्या डिस्क मधून जर 20 लाईन्स जात असतील तर तुम्हाला सांगायचं आहे ह्या कर्व्ड सरफेस मधून किती नंबर ऑफ लाईन जातील. हा नमस्कार. कन्सेप्ट समजलेला आहे का? मॅथमॅटिकली कन्सेप्ट आपल्याला करायचा. ठीक आहे, मॅथमॅटिकली. ओके ओके ओके. हा, मग जसं मॅथमॅटिकली कन्सेप्ट अप्लाय करतो ना तसंच ह्या फॉर्म्युल्यासाठी अप्लाय करायचं आहे. कसं अप्लाय करायचं आहे? या चार्ज मधून लगेचच हे कर. या चार्ज मधून जर इतक्या नंबर ऑफ लाईन्स निघत असतील लवकर तर ह्या डिस्क मधून जाणारे लाईन्स किती असतील तो फॉर्म्युला दिलेला आहे. त्या फॉर्म्युला 2 मल्टिप्लाय करायचं. कारण का पूर्ण नाव टाकले हिमांशू. वडिलांचं नाव टाकायला अडचण आहे का तुला? हा मग टाक ना वडिलांचं नाव. ओके, आता मी फॉर्म्युला सांगणार आहे, तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. ठीक आहे, तुम्हाला सांगायचं आहे, बघा तुम्हाला सांगायचं आहे की ह्या डिस्क मधून जाणारे लाईन्स आणि ह्या डिस्क मधून जाणाऱ्या लाईन्स तुम्हाला मायनस करायचं आहे. कशामधून? याच्यामधून. कारण का ह्या टोटल नंबर ऑफ लाईन्स आहे त्याच्यामधून या डिस्क साठी आणि या डिस्क साठी ज्या नंबर ऑफ लाईन्स जातात ना त्याला सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. सर स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? हाँ हाँ स्क्रीन बंद हो चुका है. हाँ हाँ सर दिख गया दिख गया. ठीक है ठीक है ठीक है. क्या करना है पता है क्या कि Q अगर चार्ज है तो Q चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस कितने निकलते हैं? Q अपन एप्सिलॉन नॉट. उस डिस्क से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, इस डिस्क से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, उसको इससे माइनस करना होगा. माइनस करके आपको सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे. तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे पास ये जो नोट्स है उस नोट्स के अंदर मैंने किया है. ठीक है, तो ये देखो क्या है. ये पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, करके लिया है. देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क थ्रू अ पॉइंट चार्ज. देखो इसका आंसर कितना आया था हमारे पास? इसका आंसर आया था phi is equal to q upon 2 epsilon naught इन ब्रैकेट के अंदर माइनस x अंडर रूट कितना आया था आंसर? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये आंसर आया था क्योंकि यहाँ पे x लिया था मैंने. ठीक है, चलो तो सेम दूसरे के लिए कैसे करना है. देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस का मतलब ये होता है ये देखो, ये कर्व सरफेस है. ये क्या है? कर्व सरफेस. ठीक है, तो कर्व सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे ये निकालना है आपको. तो यहाँ पे ये r है, ये x है. ठीक है, तो क्या किया देखो मैंने, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? q अपन एप्सिलॉन नॉट. तो एक डिस्क से कितने नंबर ऑफ लाइन जाते हैं? q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन ये रहता है. राइट, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है. क्यों? क्योंकि इससे और इससे क्या होगा? सेम ही तो होगा. राइट, ओके. तो क्या करना है, इस q ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. और q अपने एप्सिलॉन नॉट अंदर लेके जाओ. अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा? ये माइनस आएगा और ये माइनस से माइनस क्या होगा? प्लस होगा. ठीक है, तो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? कैंसिल. तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? देखो क्या फाइनल आंसर, phi is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, आप चाहते तो कंपेयर कर लो, आप चाहते हो तो कंपेयर कर लो. यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा अकॉर्डिंग टू वो वाला एग्जांपल? x का वैल्यू होगा l/2. कितना होगा? l/2. तो यहाँ पे भी कितना होगा? l/2 ही होगा. राइट, तो ये l स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और ये 4 यहाँ पे आएगा. तो ये क्या होगा? 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. और ये अंडर रूट के अंदर 4 है ना, तो ये 4 बाहर आएगा तो ऊपर चला जाएगा. मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा? आप थोड़ा नहीं, टाइप भी होने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. एक काम करो, ये देखो, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है. तो x का वैल्यू सिर्फ l/2 पुट करो. तो जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, ये देखो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है आंसर? एल क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट. ये देखो x की जगह पे l/2 पुट करेंगे ना, तो ये देखो 4r स्क्वायर अंडर रूट l स्क्वायर ये आ रहा है. ठीक है, ये आंसर आ रहा है. तो समझ में आया ना सबको कि कैसे करना है ये? ठीक है, ओके ओके ठीक है.
कौन सा वाला, मतलब ओके ओके, पहला वाला मतलब वो जो डेरिवेशन, कौन सा वाला? ये इसका नोट्स मैंने भेज दिया आपको, ठीक है। इसमें मतलब समझने के लिए डिफिकल्ट आया था क्या? डिफिकल्टी क्या था कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने निकल चुके हैं क्यू से, वो कितने हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी चार्ज के वजह से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपको क्या करना है, माइनस, क्योंकि मुझे सिर्फ कर्व सरफेस से चाहिए ना, कर्व सरफेस से चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि इस डिश से कितना जा रहा है या इस डिश से कितना जा रहा है, मुझे सिर्फ सर्कुलर मतलब ये क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइन जा रहे हैं। तो आपने बोला ना कि अगर 100 अगर जा रहे हैं तो इससे 20 जाएंगे, तो कर्व से कितने जाएंगे, 60। क्यों? क्योंकि यहाँ से 20 और यहाँ से 20 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्यू अपन एप्सिलॉन माइनस, ये देखो ये सॉल्व कर लो ना, क्योंकि एक डिश से कितने नंबर ऑफ लाइन जाते हैं, इस 2 को छोड़ो, तो क्यू अपन इतना जाता है ना, तो इससे एक डिश से अगर इतना जाता है तो इस डिश से भी उतना ही तो चलेगा। तो इसको क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया है 2 से, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैंने पीडीएफ आपको दे दिया है, ठीक है, नोट्स के अंदर। ओके, तो ये देखो तीसरा। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको करना है ये। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना निकलता है। तो यहाँ पे देखो चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि गॉस लॉ क्या है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या है पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, अगर मान लो, ये आपके पास स्पीयर दे दिया है, राइट, ये स्पीयर दे दिया है, ठीक है। ये स्पीयर के अंदर एक चार्ज को रखा है, एक चार्ज को रखा है, कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। ओके, ये क्यू, मान लो ये ऐसा ऐसा लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं Q1, इसको लिख देते हैं Q2, इसको लिख देते हैं माइनस Q3 लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पे Q4, ठीक है, और यहाँ पे माइनस Q5, ठीक है। ओके, और आपने क्या किया, एक सरफेस बना लिया, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। कौन सा सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऑलरेडी आपके पास एक बलून है, बलून के अंदर आपके पास एक बलून है, बलून के अंदर 3 चार्जेस को रखा है। कितने चार्जेस को रखा है, 3 चार्जेस को रखा है, राइट। ओके, और आपने और एक बलून ले लिया है जो उसके ऊपर है, तो ये जो सरफेस लिया है ना, ये बलून लिया है ना, ये बलून कैसा है, क्लोज्ड है। तो इसका नाम क्या होता है पता है क्या, इसका नाम होता है गॉसियन सरफेस, बोल सकते हैं इसको गॉसियन सरफेस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। वो गॉस लॉ क्या बोलता है पता है क्या, गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बोलता है। क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बोलता है। तो ये कैसा होगा, अगर मान लो ये फाई है, ये फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ई डॉट डी एस, मतलब या ई डॉट डी ए भी लिख सकते हो, ई डॉट डी ए, ठीक है। ऐसा होता है, आपने देखा ना, ई डॉट ए होता है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस ए एरिया से कितने पास होके जा रहे हैं, उसको ई डॉट ए लिखते हैं, राइट। और वो क्या बोलता है, जो फ्लक्स है ना उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर मैं जो क्लोज सरफेस ले रहा हूँ, वो कौन सा सरफेस ले रहा है, गॉसियन सरफेस, मतलब ये सरफेस है। तो वो बोलता है इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू इन। क्या बोलेंगे, क्यू इन, अंदर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा, क्यू इन, इस सरफेस के अंदर कितने हैं, Q1 माइनस Q3, Q2 है, Q4 एंड माइनस Q5 कहाँ पे, बाहर है। तो उनको लेना है क्या, 4 एंड 5 को नहीं लेना है। तो सिर्फ किसको लोगे, तो आपको सिर्फ लेना है किसको, लेना है, देखो Q1 प्लस प्लस कौन है यहाँ पे, Q2 एंड माइनस Q3,
इनको ही लेना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होगा। ठीक है, यही क्या होता है, यही होता है फ्लक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको बोलते हैं गॉस लॉ। इसको क्या बोलते हैं, गॉस लॉ, कि इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होके जा रहे हैं। देखो इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होके जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इसके अंदर कौन कौन से चार्ज है, Q1 माइनस Q3 एंड Q2। अच्छा, इनकी वजह से कोई मतलब नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से पास होंगे, उसको लेना है क्या, नहीं, उनको नहीं लेना है, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस को ही लेना है। चलो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एक क्वेश्चन देखो, अगर मान लो मैं एक स्पेयर देता हूँ आपको, एक स्पेयर दे देता हूँ, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक काम करता हूँ, इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मान लो एक मैंने दे दिया, ऐसा एक स्पेयर दे दिया, राइट, एक स्पेयर दे दिया, ओके, और उसके अंदर गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे लिया है। ये क्या है, देखो ये क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, इसको ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा गॉसियन सरफेस। ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पे Q1, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया Q2, और यहाँ पे क्या लिया माइनस Q3। आपको बताना होगा फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। अगर ये गॉसियन सरफेस है, रेड कलर वाला गॉसियन सरफेस है, तो आपको बताना होगा फाई का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉस। ओके ओके ओके, क्या होगा आंसर, Q1 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब वो क्या बोलता है कि वो जो कंसिडर करता है ना सरफेस, उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, उस सरफेस के अंदर होना चाहिए। मतलब वो क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है कि इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होके जा रहे हैं, ऊपर वाले सरफेस से नहीं, ऊपर वाले सरफेस से नहीं, उसके सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होकर जा रहे हैं, उसके बारे में ये बता देता है। ठीक है, उसके बारे में। अच्छा, उससे बाहर वाले सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, चलो, तो ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये हम लोग अभी गॉस लॉ से समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा है, क्यू पे रखा है, राइट। तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्वीन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को क्या बोलते हैं, क्वीन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो फाई क्या होगा, अगर ये एक्चुअल में डी फाई होता है, फाई नहीं होता, ये क्या होता है, डी फाई, क्योंकि एरिया कौन सा लिया है, छोटा सा एरिया लिया है, डी, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, डी फाई का आंसर फाई होगा। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के सर आपने कुछ काम दिया है क्या? आवाज नहीं आ रही है। अनिल सर, हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे
तो यहाँ पे देखो ई डॉट डी ए, देखो ये अगर स्पीयर है तो स्पीयर का रेडियस हर जगह पे कैसा होगा, सेम होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस कैसा होगा, ई इज सेम होगा ना मैग्नीट्यूड, देखो क्या लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ई क्या होगा, ई सेम रहेगा हर पॉइंट पे, ई कैसा रहेगा, सेम रहेगा। हाँ अभी देखो, अभी आ रही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो अगर ये स्पीयर है तो स्पीयर के सेंटर पे अगर चार्ज रखा है तो स्पीयर पे ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कैसे होगी, सेम होगी, क्यों, क्योंकि आर सेम है, तो आर सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे ई क्या है तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकालो, डीए। अच्छा डीए का मतलब क्या होता है, डी ए का मतलब क्या होता है कि सरफेस एरिया ऑफ, अच्छा ये किससे पास होके जाते हैं, सरफेस एरिया से ना, किसके, स्फीयर के, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई, अरे बरं 30 हर्ट्ज आवाजची फ्रिक्वेन्सी असते का, त्याच्यावरून व्हॉइसचा अँप्लिट्यूड थोडी ना कन्सिडर केलं जातं, हा कन्से कोण आहे, अनिश कन्से तुम्ही पहिली नाव बघतोय यावर, असं कोणी आहे का, ओके ठीक है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, ए को बाहर निकालो तो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, एरिया कितना होता है देखो, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, कितना होता है ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, राइट, एरिया मतलब कौन सा, स्फीयर का, तो ये होगा ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा क्यू इन कितना है, सिर्फ स्फीयर के अंदर क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक काम करो, इस 4 पाई r स्क्वायर को इस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आपको पता है ना कि एक पॉइंट चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये गॉस लॉ से भी प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर डिस्टेंस पे कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बता दो, इसमें कुछ डाउट है तो मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या, क्या करना है, इसको गॉसियन सरफेस मानना है, इसको गॉसियन सरफेस मानना है, और कौन सा क्लोज सरफेस है, ये स्फीयर की तरह मानना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ओके ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखो क्या करना है, मतलब जो आप लोग ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है ना, उसी को हम लोग अगेन स्टडी करते हैं, गॉसियन सरफेस से, मतलब गॉस लॉ से इसको प्रूव करना है। देखो क्या करना है, यहाँ पे एक गॉसियन, देखो ये स्फीयर है ऑलरेडी, क्या है ये स्फीयर, और स्फीयर के अंदर कौन है, एक चार्ज है, कितना है क्यू, उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे मान लो, ठीक है, गॉसियन सरफेस यहाँ पे मान लो, और एक्जैक्टली सेम एज ए इनर स्फीयर, देखो यहाँ पे उन्होंने फिर से किया है ये, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, ठीक है, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एरिया कितना होता है इसका, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लेना है आपको, ठीक है, तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई r स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ, वही है उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, आपको याद है ये टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये अगर मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके ऊपर अगर आप चार्ज डालने की कोशिश करोगे ना, तो वो कहाँ पे चार्ज होता है, सरफेस पे ही होता है, कहाँ पे होता है, सरफेस पे, तो अंदर चार्ज होता है क्या, नहीं, तो ऑन द सरफेस या आउटसाइड दिस, ऑन द सरफेस या आउटसाइड द सरफेस, ये स्फीयर ही किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह, राइट,
तो ये अगर टोटल चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो यहाँ पे देखो आपको गॉसियन सरफेस लेना होगा बाहर की तरफ। कहाँ पे लेना होगा? बाहर की तरफ। मान लो ये गॉसियन सरफेस लिया यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये डॉट 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 लाइन है ना, यहाँ पे गॉसियन सरफेस आपने मान लिया। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। कितना डिस्टेंस है? एक्स। ओके, ये जो आपने आपके पास स्फीयर है उसका रेडियस कितना है? आर। उसका रेडियस कितना है? आर। आप थोड़ा सोचो, आप लिखना स्टार्ट करो। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका क्या है? गॉस लॉ है। ठीक है, ओके। इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है वो क्या है? जितना चार्ज उस स्फीयर के ऊपर है, वो स्फीयर अंदर है ना, टोटल स्फीयर किधर है? अंदर ही तो है। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो आप कैसे लिखोगे? ई डॉट डी ए। लेकिन आपको कहां से फ्लक्स निकालना है? इससे कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होके जा रहे हैं इससे, तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया होगा, ये देखो इसका एरिया कितना है? 4πx² होगा। क्यों? क्योंकि इससे कितने नंबर ऑफ लाइंस जाके जा रही है निकालना है हमको। तो कितना होगा ये? ई इंटू 4πx² इज इक्वल्स टू क्यू इन। क्यू इन कितना होगा? इसके अंदर टोटल स्फीयर का चार्ज कितना है? क्यू। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखा हम लोगों ने? ई इज इक्वल्स टू, ये देखो 4π इस तरफ आएगा तो 4π एप्सिलॉन हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन x²। ये देखो पॉइंट चार्ज की तरह भी आप वेव करोगे तो आंसर क्या आता है? के क्यू अपॉन x²। देखो यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्या होता था? r इज लेस देन, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन r है। ठीक है, ऑन दी सरफेस के लिए ये आंसर होगा। ऑन दी सरफेस के लिए क्या होगा? देखो ना, ये सरफेस भी वहीं पे ले लो जहाँ पे स्फीयर का सरफेस है। ठीक है, तो ये यहाँ से के क्यू अपॉन r² आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, थर्ड पॉइंट क्या है? आपको वो सरफेस अंदर लेना है। सरफेस कहाँ पे लेना है? अंदर लेना है। तो आप कैसे लिखोगे? उस सरफेस का रेडियस कितना है? एक्स। उस स्फीयर का डिस्टेंस कितना है? आर। ठीक है, तो ई इंटू किसका सरफेस के अक्रॉस चाहिए हमको? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो क्या लिखा? 4πx² इज इक्वल्स टू क्यू इन। देखो यहाँ पे क्यू इन, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? 0 है। चार्ज तो सरफेस पे होता है ना इस स्फीयर के, तो बाहर है वो, अंदर थोड़ी ना है। नहीं है, तो आंसर कितना आएगा? 0। मतलब ये 0 होगा तो ई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0। तो आपको पता है ना कि कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 ही तो होती है। ठीक है, ओके। तो ये वाला कंसेप्ट देखो। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये वाला बाहर वाला, मतलब ऑन दी सरफेस या आउटसाइड दी सरफेस होगा, तो वो तो आंसर के एक्स पर ही आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अंदर वाला निकालना है। तो देखो ये स्फीयर है, ये क्यू स्फीयर है, सॉरी ये स्फीयर है टोटल, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना दिया है? क्यू। बट ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज अंदर भी होगा, चार्ज अंदर भी होगा और सरफेस पे भी होगा। ठीक है, तो आउटसाइड अगर आप निकालना चाहते हो तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आउटसाइड लोगे गॉसियन सरफेस तो टोटल चार्ज आपको कितना मिलेगा? क्यू ही तो मिलेगा। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे? अंदर है। अब क्या होगा देखो, अगर x छोटा होगा, मतलब r से छोटा होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिया? आप लोगों ने गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है। देखो टोटल चार्ज अगर क्यू है तो उतना ही चार्ज उसके अंदर भी होगा क्या? तो आंसर नहीं है, तो क्यू से थोड़ा चार्ज कम रहेगा। ठीक है, तो रो का आंसर क्या होगा? पहले रो निकालो। तो रो क्या होगा? टोटल चार्ज कितना है? क्यू अपॉन 4/3πr³ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है? देखो इसके अंदर चार्ज कितना है? तो इसके अंदर चार्ज होगा रो इंटू इसका वॉल्यूम। तो रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πx³। तो 4/3π क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आंसर qx³ अपॉन r³। इतना चार्ज इसके अंदर है। अब क्या करेंगे? अब ये गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या होता है? ई इंटू इस सरफेस का एरिया कितना है, क्योंकि हमको इससे कितने निकल के जा रही है ये निकालना है। तो इससे कितना निकल के जा रहा है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4πx² इज इक्वल्स टू क्यू। देखो क्यू इन है कितना? qx³ अपॉन r³। देखो क्यू इन कितना है? qx³ अपॉन r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो 4π एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। q की जगह पे q,
ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा, राइट, और ये आर क्यूब, तो ये इतना है आंसर। आपको पता है यही आंसर आपके अंदर मतलब वहां पे भी आया था। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है, यहाँ पे चेक करो चाहिए तो, ये देखो क्यू अपॉन आर क्यूब, क्यू अपॉन आर क्यूब, नहीं तो इसको यहाँ से ले लो, एक काम करो, के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके, क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब जो है वही है। अब क्या करो, 3 and 3 डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखो ये सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अगर आंसर, ये देखो ये तो आंसर फाइनल है, लेकिन आपको आंसर अगर रो के टर्म्स में चाहिए, किसके टर्म्स में चाहिए, रो के टर्म्स में, तो क्या करो, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या देखो 4/3 4, देखो यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पे क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है, देखो यहाँ पे क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसको क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म पूरा क्या होने वाला है, रो होने वाला है। कौन सी स्टेप, ये वाला स्टेप, ओके, ये तो समझ में आया होगा। इसके बाद के को क्या लिखते हैं, के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, डिवाइड बाय क्या करेंगे, अरे ये मैंने क्या किया है, बाहर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 3 करो और मल्टीप्लाई 3 करो, ठीक है, इनटू क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ऑलरेडी है देखो क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, सिर्फ मैंने क्या किया, के का वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करो, रो का वैल्यू कितना है चेक करो, तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहाँ पे देखो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखो ये टर्म्स, इस जगह पे आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली रो लिखोगे, क्या लिखोगे, रो, तो इस टर्म पे रो लिखोगे तो रो तो आ गया, इंटू एक्स अपॉन ये टर्म बचा है और ये टर्म बचा है ना, तो 3 एप्सिलॉन, तो ये भी आंसर होता है, ठीक है, ये भी आंसर होता है, देखो यहाँ पे रो इज इक्वल टू इतना है। कुछ डाउट है, गॉसियन सरफेस से ही आपको एरिया लेना होता है, गॉसियन सरफेस एंड क्यू इन, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डेरिवेशंस हम लोग कर रहे हैं, यही डेरिवेशंस आपको, इफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज वेरिएबल, देन ओके ओके, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डेंसिटी वेरिएबल होगी तो उसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, x पे जाके dx का एलिमेंट लेना होगा। वैसा वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, वैसा वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डेरिवेशंस आते हैं बोर्ड के अंदर, आपके बोर्ड के अंदर डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है, वो डेरिवेशंस के लिए मैं ये वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर डेंसिटी वेरिएबल है, दैट इज कंसेप्ट इज डिफरेंट, डिफरेंट मतलब कंसेप्ट डिफरेंट नहीं होगा, आपको सिर्फ क्या लगाना होगा, वहां पे इंटीग्रेशन लगाना होगा। यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे हैं क्या, नहीं, ये विदाउट इंटीग्रेशन, कहने का मतलब क्या हो गया कि न्यूटन ने पूरा भर भर के इंटीग्रेशन देके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, बट ये गॉस लॉ क्या बोलता है, आप उसको इंटीग्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सिमेट्री से भी आप इसको देख सकते हैं, सिमेट्री से भी देखोगे तो आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो वो उसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, वहां पे आगे है वो वाला, डेंसिटी अगर वैरी करती है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना जान लो, अभी बेसिक जान लो क्या है ये। चलो ये वाला देखो, ये सारे डेरिवेशन अंदर है, पहले डेरिवेशन आपको देखना होगा, और यही डेरिवेशन आपके एग्जाम के अंदर लिख के आना है, ठीक है, ये एग्जांपल, सॉरी यही डेरिवेशन उन्होंने बुक के अंदर लिख के दिया है कि बुक के ही डेरिवेशन आप लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी डेरिवेशन करके लिख सकते हैं, तो ये डेरिवेशन है देखो, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, ठीक है। ये गॉस लॉ से कैसे स्टडी करते हैं, देखो आपको पता है ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, कैसी होती है, परपेंडिकुलर ही होती है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपको, तो ये आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस लेना है, कौन सा सरफेस लेना है, गॉसियन, ये कौन सा सरफेस है, सिलिंड्रिकल है, कौन सा ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना है। अगर मान लो ऊपर वाला सरफेस डिस्क की तरह है, नीचे वाला सरफेस डिस्क की तरह है, और तीसरा कौन सा है, कर्व सरफेस है, आपको बताना है यहाँ पे सारे, देखो इस इनफाइनाइट वायर से सारे सरफेस से लाइंस क्रॉस होंगे क्या, या फिर कौन से सरफेस से ही क्रॉस होंगे, आपको बताना है, पूरा पहले वाले कंसेप्ट यूज करना है और आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक वायर के साइड में एक सिलेंडर लिया है, उसे आपको बताना है
कौन कौन से सरफेस से इलेक्ट्रिकल लाइंस पास होंगी? ऊपर वाला सरफेस डिस्क है, नीचे वाला सरफेस डिस्क है, और साइड वाला क्या है, कर्व सरफेस है। क्या सारे सरफेसेस से इलेक्ट्रिकल लाइंस पास होंगी? आपको आंसर में कर लो, सिर्फ इतना बता दो, कर्व सरफेस, डिस्क, डिस्क। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत लोगों का आंसर पहले बोला फिर चेंज हो चुके हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या? ओके, ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। दैट इज अ इनफाइनाइट वायर, यस दैट इज द इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर है ये, इनफाइनाइट वायर है। और मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लिया है। वो गॉसियन सरफेस किसके तरह दिखता है? सिलेंड्रिकल की तरह, सिलेंडर दिखता है, सिंपल सिलेंडर है। और सिलेंडर के सेंटर पे इनफाइनाइट वायर है, सिलेंडर के सेंटर में इनफाइनाइट वायर है। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों को कि इस इनफाइनाइट वायर के वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी वो सारे सरफेस से जाएगी या कर्व सरफेस से जाएगी? क्या इसका आंसर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, राइट? ओके। तो पहला बात ये इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भाई, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आप, मैं भी तो यहाँ पे जितना हो सकता है उतना मैं दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के सेंटर पे इनफाइनाइट वायर को रखा है। और आपको याद होगा, मैंने बहुत मतलब वो बात बोला था आप लोगों को कि जो इनफाइनाइट वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर। देखो वो याद करो, फाइनाइट वायर का एक एग्जांपल था साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ होता था, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा फॉर्मूला आता था फाइनाइट वायर के वजह से। और इनफाइनाइट वायर के वजह से नहीं। तो अभी अभी सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो। अगर 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 आपके पास अगर इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर की वजह से सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। सिर्फ और सिर्फ कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर। बट वो कैसे निकलती है? आइसोट्रोपिक, मतलब सिर्फ वो एक प्लेन में सारे डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर सिलेंडर बना दूं, मैं यहाँ पे क्या बना दूं, सिलेंडर अगर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिलेंडर अगर बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसे, तो अभी आपका दिमाग चलना चाहिए ना, यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए। क्या होगा ये देखो, अगर ऐसा सिलेंडर है तो ये किससे क्रॉस होके जाएंगे? सिर्फ कर्व सरफेस से पास होके जाएंगे। वो ऐसे जाना चाहिए ना उनको, ऐसा जाना चाहिए। ये देखो ऐसा, ये देखो, ऐसा कोई लाइन जाएगी क्या? ऐसे ऐसे पास होके जाएगी क्या? क्या ऐसे जाके जाएगी क्या? ऐसे नहीं जाएगी। वो सिर्फ लाइन कैसी होगी? इनफाइनाइट वायर के वजह से परपेंडिकुलर होगी। तो इससे कहाँ पे क्रॉस होके जा रही है? ऊपर वाले डिस्क से। नीचे वाले भी डिस्क से जाएगी क्या? नहीं। वो सिर्फ कैसे जाएगी? कर्व सरफेस से ही पास होके जाएगी। शायद आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है, शायद ये बात समझ में आया होगा कि ये सिर्फ कहाँ से जाने वाली है? कर्व सरफेस से ही पास होके जाने वाली है। ओके। अब क्या करना है, क्यू इन कितना होगा? क्यू इन कितना होगा इसका? इसके अंदर कितना, देखो इस सिलेंडर के अंदर कितनी लाइन है? एल डिस्टेंस की लाइन है, ठीक है। तो एल इंटू लैम्बडा क्या होगा? क्यू इन। एल इंटू लैम्बडा क्या होगा? क्यू इन। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? इंटीग्रेशन ई डॉट ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है ई इंटू टू पाई आर एल। क्यों? क्योंकि कर्ड सरफेस का एरिया कितना होता है? कर्ड सरफेस का एरिया कितना होता है? टू पाई आर एल। अच्छा, डिस्क का एरिया क्यों नहीं लिया है? क्योंकि डिस्क का एरिया आप मैथमेटिकली प्रूव करोगे तो डिस्क का एरिया या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। आपको ऊपर ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस से कभी भी एरिया कैसा होता है?
ऊपर की तरफ होगा क्योंकि उसके एरिया से परपेंडिकुलर होगा ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ और एरिया ऊपर की तरफ, दोनों कैसे है 90 डिग्री, तो ई डॉट ए का आंसर वैसे भी क्या आएगा 0। नीचे वाले डिस्क का वैसे किधर होगा, नीचे ही तो होगा, एरिया किधर होगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ एंगल 90, तो उसके वैसे भी 0 होगा। तो सिर्फ कौन सा बचा, कर्व्ड सरफेस का बचा, e इंटू टू पाई एल। अच्छा तो क्या करेंगे, ई डॉट ए ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्यू इन है कितना, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा आप इसको चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा 2 के लैम्डा बाय आर, ऐसा भी आएगा आंसर। ठीक है, ये भी सही है। ये आप लोगों को कल का क्वेश्चन में आंसर दिया था ना कि 2 इनफाइनाइट वायर के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में कितनी होती है, सब लोगों ने जितने भी किया था उनका आंसर सही था। ठीक है, तो ये आंसर है। अच्छा इसका आंसर कितना होता है, 2 के लैम्डा बाय आर होता है। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू टू पाई कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा आंसर की, और 2 से डिवाइड कर लो ना, तो ये डिवाइड कर लो मतलब ऊपर चला जाएगा वो। ठीक है, उतना मैथमेटिक्स समझते हो। चलो इसमें कुछ डाउट है, तो लास्ट एक डेरिवेशन बाकी है। ठीक है, मतलब अच्छा किसी को डाउट है नहीं, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। अच्छा इसमें देखो इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको आपको गॉस लॉ से प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, गॉस लॉ से। तो ये देखो ये इनफाइनाइट शीट लिया है आप लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पे जो सरफेस लिया है ना, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। अच्छा अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो ये क्या है, सिलेंडर। ये क्या है, सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर के कितने सरफेसेस लेंगे, S1 S2 एंड S3। देखो S1 किसका है, डिस्क का है, S2 किसका है, डिस्क का है, S3 किसका है, कर्ड का है। आपको बताना है इनफाइनाइट शीट के वजह से सिर्फ आपको बताना है S1 S2 S3 कौन कौन से सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर आएगी, क्रॉस होके जाएगी। ओके S1 एंड S2 मैंने आपको बताया था ना कि इनफाइनाइट शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ही निकलती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ही अगर निकलती है तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अगर निकलती है तो देखो ना यहाँ पे ये ऐसे निकलेगी ना राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा देखो S1 S2 S3 ई डॉट ए ई डॉट ए ई डॉट ए। S3 की वजह से आंसर क्या होगा, S3 की वजह से आंसर क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि उससे तो ऐसे ऊपर थोड़ी ना जाएगी, नहीं, और उसका एरिया किधर होगा ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, तो वैसे भी मैथमेटिकली क्या आंसर आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सरफेस कभी भी आउटवर्ड होता है ना, क्लोज सरफेस का एरिया किस तरफ होता है आउटवर्ड, तो इसका किधर होगा ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है राइट की तरफ, एंगल 90, तो इसका आंसर वैसे भी क्या आएगा 0। तो सिर्फ कौन सा बचा, सिर्फ बचा S1 एंड S2। तो S1 का एरिया कितना है A, S2 का एरिया कितना है A, और इसका किधर है आउटवर्ड, इसका किधर है आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ लेफ्ट की तरफ और यहाँ पे राइट की तरफ। तो यहाँ पे ई डॉट ए क्या होगा 2 ई डॉट ए इज इक्वल्स टू। अच्छा क्यू इन कितना होगा, देखो क्यू इन मतलब ये देखो इसका एरिया जितना है ना उतना ही एरिया इसके अंदर होगा ना, इसका एरिया इतना इसके अंदर होगा तो सिग्मा इंटू ए होगा ना। यहाँ पे देखो सिग्मा इंटू ए, अरे मतलब इस सिलेंडर के अंदर जितना एरिया ना, ये देखो ये क्या है, ये सिलेंडर के अंदर कितना एरिया उस डिस्क का अंदर रहेगा, तो इसका जितना एरिया है उतना ही अंदर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा इंटू ए, क्या होगा सिग्मा इंटू ए, अंदर चार्ज रहेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, ई ए क्या होगा 2 ए, तो ए से ए कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपके बुक की में डेरिवेशन होती है। ठीक है, अच्छा नॉर्मली जो लोग और थोड़ा एडवांस में, मतलब एडवांस इन द सेंस कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बहुत रेयर केसेस में ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, बट इसको ध्यान रखना होगा, ये नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है। ये कौन सी है, ये होती है कंडक्टिंग शीट। अच्छा इन दोनों का आंसर सेम नहीं होता है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो मैं लास्ट ये जो बता रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान देना है आपको।
आपको पता है ना, अगर कंडक्टिंग होगा तो अंदर कोई फील्ड होती है क्या? देखो यहाँ पे अगर आपने ऐसे एक इनफाइनाइट शीट लिया है, अंदर कोई फील्ड होती है क्या? नहीं। वो सिर्फ चार्ज कहाँ पे होते हैं? सरफेस पे होते हैं। कंडक्टिंग शीट के लिए कहाँ पे होती है? कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड ही होती है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? एक सिलेंडर लेना है। क्या लेना है? सिलेंडर। तो आप सिलेंडर लोगे तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नहीं। अगर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये देखो, ये सरफेस, इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी क्या? नहीं। तो इसका आंसर वैसे भी क्या होगा? जीरो। और कर्ड सरफेस का आंसर वैसे भी जीरो। तो सिर्फ कौन सा बचा? ये बचा। अच्छा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ, तो ये क्या होगा? ई डॉट ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए। देखो इसके अंदर कितना है चार्ज, ये एरिया जितना होगा उतना ही तो चार्ज होगा, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। तो ये डेरिवेशंस आपको बुक के अंदर लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर या फिर ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। किसी कुछ इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो लोग जेई वालों के लिए ना, जी जी, जो लोग जेई पढ़ते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेरिवेशन। ठीक है, बाकी नीट वालों के लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला रखोगे तो भी चलेगा। आपको किसी कुछ डाउट है यहाँ पे कि ये स्फीयर ऐसा क्यों लिया है या सिलेंडर ऐसा क्यों लिया है, तो आपको क्या करना होगा? ओके, कौन सा वाला रिवाइज चाहिए आपको? मतलब पूरा दोनों या एक ही? दोनों, कौन सा चाहिए वो बता दो। सेकंड सेकंड, ओके। क्या होता है ना, ऐसे इमेजिन करना हो आपको, इनफाइनाइट शीट है। कौन सी शीट है? इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है। तो इनफाइनाइट शीट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या? नहीं। ये कंसेप्ट कहाँ से स्टडी किया है? हम लोगों ने पहले से स्टडी किया है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितनी होती है? जीरो होती है। तो कंडक्टिंग स्फीयर हो या कंडक्टिंग शीट हो या कुछ भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है। तो यहाँ पे स्फीयर मानते समय, सिलेंडर मानते समय, अंदर एक डिस्क लिया है और एक बाहर लिया है। ठीक है, अब ये कंसिडर करो, ये एक तरफ एक लेफ्ट वाली है ना, ये राइट वाली को छोड़ दो, सिर्फ लेफ्ट वाली को कंसिडर करो। और लेफ्ट में एक ही सरफेस होगा ना, एक ही सरफेस होगा, तो वहां पे चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेफ्ट के वजह से सिर्फ और सिर्फ किस तरफ होगी? लेफ्ट की तरफ होगी। राइट की तरफ होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि राइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो लेफ्ट की तरफ ही एक ही होगी, राइट। तो इस डिस्क से सिर्फ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जाएगी। तो ये कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, राइट की तरफ भी जीरो, तो सिर्फ लेफ्ट की वजह से होगी। तो ये आंसर सिग्मा पर एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो फिर ये लेक्चर यहीं पे खत्म होगा।